Hello and welcome to this very special episode of Frankly Speaking with Chirag Paswan, Union Minister. And अब बिहार में क्या होने वाला है पासवान जी, क्योंकि रोज आपके नए स्टेटमेंट आते हैं. यू आर गोइंग टू फाइट 243 सीट्स. तो अब वहां पर अलग जा रहे हैं, यहाँ साथ रहेंगे, यहाँ साथ हैं, वहां अलग कैसे हैं, ये चल क्या रहा है? Well, in politics, you can never say never, but let me put everything on record once and for all. मतलब मैं इसको एकदम सीधे तरीके से, स्पष्ट तरीके से रख देता हूँ. कोई नए स्टेटमेंट नहीं, कोई नए रोज स्टेटमेंट नहीं. रोज एक ही स्टेटमेंट है और जो कि बहुत स्पष्ट है कि मैं चाहता हूँ कि मैं बिहार जाऊं और मैं बिहार में चुनाव लड़ूं. मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं. मैं सब जानते हैं, दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली में पला बढ़ा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया है और उन दिनों मैंने देखा है कि किस तरीके से दूसरे राज्यों में बिहारियों को प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है. टू एन एक्सटेंट बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया. मुंबई में जब मैं काम करता था तो लोगों को जब किसी दूसरे को अपमानित करना होता तो ए बिहारी करके उनको बुलाया जाता था. ये बातें मुझे परेशान करती थी कि क्यों जो मेरा मान है, अभिमान है, जो मेरा गुरूर है, वो गाली क्यों बन गया. ऐसे में बिहारी अस्मिता की लड़ाई लड़ने का मैंने फैसला लिया था. 2013 में मैं सक्रिय राजनीति में आया, 14 का मैंने चुनाव लड़ा. तीसरी बार का सांसद बनने के बाद नाविका जी मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि दिल्ली में रह के आप जो करना चाहते हैं नहीं हो सकता. उसके लिए आई नीड टू गो बैक टू माई स्टेट. बिहार में मैं जाना चाहता हूं, विधानसभा का मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं. पार्टी के समक्ष मैंने अपनी इच्छा रखी है. पार्टी को अंतिम फैसला लेना है. बिफोर यू आस्क अ काउंटर क्वेश्चन कि भैया आप ही पार्टी हैं, लेट मी आंसर दिस. वाज दिस योर काउंटर क्वेश्चन? यही है कि पार्टी के समक्ष रखना है. पार्टी भी आप हैं, बॉस भी आप हैं, कंटेंडर भी आप हैं, डिसीजन मेकर भी आप हैं. से कि पार्टी को ये फैसला लेना है, व्हाट आई एग्जैक्टली मीन टू से इज पार्टी को इस पे अध्ययन करना है, मंथन करना है, चिंतन करना है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा है, गठबंधन को फायदा है. भाजपा ने ये प्रयोग कई बार किया. उन्होंने कई अपने सांसदों को विधानसभा के चुनाव में उतारा. उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रियों तक को चुनाव में उन्होंने उतारने का काम किया, जिसका कई बार उन्हें लाभ मिला भी है. क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे गठबंधन को क्या इसका लाभ मिलेगा, या सारा ध्यान मेरी ही सीट पे केंद्रित हो जाएगा और जितना समय हम लोग बाकी जगह प्रचार के लिए दे सकते हैं क्या वो कम हो जाएगा? इन सारी बातों पर पार्टी अभी मंथन कर रही है. जो अंतिम फैसला होगा जरूर मैं उसको अपनाने का मैं काम करूंगा. जब मैं कहता हूं 243 सीटों पे मैं चुनाव लड़ूंगा, नाविका जी, एज एन एलाय हर किसी को इस भूमिका में रहना चाहिए. कल जेडीयू ने अपने 243 प्रभारियों की उन्होंने सूची निकालने का काम किया. कतई इसका मतलब ये नहीं है कि वो 243 सीटों पे वो चुनाव लड़ना है. आपको हर सीट पे खुद का प्रत्याशी समझकर जब तक आप 100% नहीं देंगे, हम लोग जिस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं 225 प्लस सीटें जीतने का, वो हम लोग तभी हासिल कर सकते हैं जब हर एक अलाय अपना 100% इस अलायंस में देगा. उसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ. स्टॉप. समझ नहीं आ रहा मुझे. कौन अलायंस भी है, 243 सीट्स भी हैं. पिछली बार भी आप 243 सीट्स लड़े थे बीजेपी से अलग जाके. तब आपने नीतीश कुमार के बारे में कुछ कहा था, काफी कुछ कहा था. इस बार आपका ओपिनियन क्या है? बिकॉज अलायंस के नेता अभी भी उन्हीं को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इसीलिए ये अलग. थोड़ा विस्तार से समझाइए कि ये फैमिली है कि नहीं है एनडीए की, और अगर एनडीए की फैमिली है तो आप 243 सीट्स की क्यों बात कर रहे हैं? यहाँ डिवोर्स है या वहां न्यू बिगनिंग है? प्लीज विस्तार से समझाइए. कहीं पे कोई डिवोर्स नहीं, कोई न्यू बिगनिंग नहीं. मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया, मैं पुनः समझाता हूँ. 243 सीटें लड़ने का मतलब, are you out of the NDA or are you not out of the NDA? Why should I be out of the NDA? A minister here and contesting against them there. वही formula. Why should I contest against them there? Who's saying that I will contest against them there? मैं 2020 का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ. 2020 में a little fact check, मैंने 243 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ा था, मैंने 137 सीटों पे चुनाव लड़ा था. भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने मैंने प्रत्याशी नहीं उतारे थे उस वक्त. और उस वक्त yes, I mean I had my concerns with then Chief Minister and current Chief Minister, because alliance में उस वक्त मुझे कॉर्नर किया जा रहा था. मैं एक ऐसे दौर की बात कर रहा हूँ जब मेरे नेता का निधन हुआ था, मेरे पिता का निधन हुआ था,
और 2020 में, और वो समय था जब चुनाव चल रहे थे। एंड ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ ही वॉज द वन हु वॉज लीडिंग द पार्टी, एंड शायद गठबंधन को मुझ पर इतना विश्वास नहीं था कि उनके बाद में पार्टी को आगे लेके जा सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत ही कम सीटें मुझे ऑफर की थी, और मेरी बातों को गठबंधन के भीतर उस वक्त सुना नहीं जा रहा था, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। आज की तारीख में व्हेन यू से कि वो सेम वही चेहरा है, तो क्या आपके इश्यूज रिजॉल्व हो गए? ऑफ कोर्स रिजॉल्व हुए, क्योंकि अब मुझे गठबंधन के भीतर वो स्पेस मिलती है अपने कंसर्न्स को एड्रेस करने की। ऐसा नहीं है कि कंसर्न्स अभी भी नहीं होते हैं, होते हैं, बट जब गठबंधन के भीतर वो एड्रेस हो जाते हैं तो वो फोर फ्रंट पे नहीं आते, वो पब्लिक वो नहीं होते। व्हाट डिड यू आस्क? हनुमान अभी भी है प्रधानमंत्री के? हाँ हूँ, रहूंगा। ये व्यक्तिगत रिश्ता है मेरा, और ये दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति मेरे इस रिश्ते को मेरे प्रधानमंत्री से नहीं बदल सकती। और ये समर्पण भाव इतना ज्यादा था कि 2020 में भी मैंने अकेले चुनाव लड़ा। मैं वैकल्पिक गठबंधन की ओर नहीं गया, मैंने कोई ऑल्टरनेटिव अलायंस नहीं चुना, अकेले चुनाव लड़ा, प्रधानमंत्री जी के सामने नहीं लड़ा। मैं पूछना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स में क्या व्यक्तिगत रिश्ते और पॉलिटिकल रिश्ते सेपरेट हो सकते हैं? आपने कहा प्रधानमंत्री के हनुमान हैं। प्रधानमंत्री जिस लीडरशिप के जिस पड़ाव पर हैं, वहां उनसे ज्यादा पॉपुलर कोई है नहीं। अगर आप अलग जाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो दर्शाता नहीं है कि कॉन्फिडेंस कब बात की? जब आप 243 की बात करते हैं तो ये सवाल तो उठता मैं है। क्या करूं? मैं मतलब सिर्फ मैं अपनी, मुझे जितनी 30, 40, 35 सीटें मिलेंगी सिर्फ मैं उसी पे ही ध्यान केंद्रित कर दूं, बाकी सीटों को मैं बोलूं कि जाओ बाहर में, खुद देख लो। 137 में पिछली बार एक मिली थी आपको। लिसन बाबा, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मी बीइंग इन एन अलायंस? द होल कंसेप्ट ऑफ मी बीइंग इन एन अलायंस इज दिस ओनली ना, कि मैं अपना वोट ट्रांसफर करवा सकूं, या मेरे जो सपोर्टर्स हैं या जो मुझ पे विश्वास रखते हैं वो मेरी वजह से उस गठबंधन को वोट करें। और मेरे इतने वोटर्स हर विधानसभा में तो हैं ही ना। जो ताना आपने मारा कि पिछली बार लड़के एक ही जीते, ठीक है, चलो मैं दाल का काम नहीं कर सकता, बट दाल में नमक का काम तो कर सकता हूं ना। कम से कम मैं उतना पुश तो दे सकता हूं जिससे कि वो सीट आप जीत जाओ। मैं नहीं बोलता कि मैं अभी आज की तारीख में चिराग पासवान में इतनी ताकत है कि मैं अकेले लड़के में सारी सीटें जीत जाऊं, बट मैं उन सीटों को जिताने में एक अहम भूमिका निभा सकता हूं जो सीटें शायद आप 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 के मार्जिन से आप हार रहे हो, वो पुश तो मैं दे सकता हूं। तो आप कह रहे हैं 30-40 सीटों की पार्टी बनकर अलायंस में रहना आपके लिए मुश्किल है, एम्बिशन भी है और कंट्रीब्यूशन आप कह रहे हैं आपका हो सकता है। तो कितनी सीटें आपको लगता है आप डिजर्व करते हैं, यानी कि आपकी पार्टी कितनी सीटें डिजर्व करती है अलायंस में? और इतनी नहीं मिलेंगी तो मैं दिस इज दिस सिंपल। मतलब जितने इनोसेंस से आपने सवाल पूछ लिया, क्या इतना आसान? बिहार का चुनाव आने वाला है, इतनी जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। इतना आसान होता तो अभी तक हम लोग शायद सीटों की घोषणा कर दिए होते। मैं मानता हूं कि मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं किसी भी फिगर, किसी भी संख्या, किसी भी आंकड़े पर जिक्र सार्वजनिक तौर पे पहले करूं और गठबंधन के भीतर बाद में करूं। तो अभी ये गठबंधन के भीतर अभी ये चर्चा का विषय है। एक बार क्लैरिटी इस पे आएगी, मैं डेफिनेटली आई विल शेयर द फिगर्स। पर ये चर्चा अभी शुरू नहीं हुई? अभी नहीं हुई। तो इसीलिए आप यू आर फ्लेक्सिंग मसल्स, क्योंकि आप बॉडी बिल्डिंग में बहुत विश्वास रखते हैं, तो यू आर फ्लेक्सिंग मसल्स बिफोर दैट। मेरी फिलहाल थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, तो इसलिए अभी तो मैं क्या ही मसल्स फ्लेक्स करूं। मैं पूछना चाहती हूं कि आप बीजेपी के खिलाफ पिछली बार भी नहीं लड़े थे, तो क्या एलर्जी सिर्फ जेडीयू से है? एलर्जी की बात नहीं है। उस पार्टी के नेता मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और पिछले 2 दशक से ज़्यादा से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि सवाल कई बार एज एन अलाय भी आपके सवाल होते हैं। जैसा मैंने कहा कि 20 में मुझे स्पेस नहीं मिलता था, तो मुझे मीडिया के माध्यम से अपने प्रश्नों को रखना पड़ता था। बट क्योंकि आज स्पेस मिलता है, तो कई ऐसे विषय हैं जो कि गठबंधन के भीतर ही चर्चा करके उसका निष्कर्ष या समाधान उसका निकल जाता है। प्रदेश का नेतृत्व आप कर रहे हैं, सवाल आपसे बनते हैं। मैं अगर बिहार में सरकार का हिस्सा होता तो शायद मेरे पास स्पेस ज़्यादा होता चर्चा करने का। ये बात भी हम लोग को समझनी ज़रूरी है पॉलिटिकल क्लैरिटी के लिए।
मैं केंद्र में जरूर मैं सरकार का हिस्सा हूं, पर मैं बिहार में मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं। बट हाँ, मैं सरकार का क्या ही। हाँ नहीं, वो अब तो वो भी नहीं ना, एक भी नहीं ना, अब वो भी जेडीयू के ही अब विधायक बन गए जो एक जीत के आए थे, तो उन्होंने भी जेडीयू ही ज्वाइन कर लिया था उसी वक्त। तो इसलिए मेरे पास वो संख्या बल भी नहीं है कि मैं सरकार का मैं हिस्सा बन सकूं। बट तो मैं जिस सरकार का समर्थन करता हूं बिहार में, आज की तारीख में भी उनसे अगर सवाल होते हैं तो मैं जरूर पूछता हूं। जवाब मिलता है? जरूर मिलता। नहीं मिलता होता तो फिर आज आप नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे? हाउ वुड यू डिफाइन हिम? सी आई मीन इतना मैं जरूर कहूंगा कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पास इस बात का अनुभव है कि बिहार जैसे राज्य को जिस स्थिति में उन्होंने उस राज्य की कमान संभाली थी। आज भी हम लोग कई बार जब 90 के दशक का जिक्र करते हैं तो लोग सवाल करते हैं कि भैया कब तक आप लोग जंगल राज के ऊपर ही उंगली उठा उठाकर आप लोग चुनाव लड़ते रहिएगा। बट ये जंगल राज उस युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है जो इस बार का फर्स्ट टाइम वोटर है, जो 2005 के बाद जिसने जन्म लिया। उसको नहीं पता 2005 से पहले वाला बिहार कैसा है, और उसके लिए जानना जरूरी है। वाई? बिकॉज टुडे जब वो सोशल मीडिया के ऊपर जब वो दिल्ली, बंबई, दूसरे राज्यों से बिहार को कंपेयर करता है, विदेशों से बिहार को कंपेयर करता है, उसको ये पता ही नहीं कि 90 के दशक में बिहार को किस कदर तक बर्बाद कर दिया गया था। आज क्या है? जंगल राज नहीं है बिहार में, बट जिस परिस्थिति से निकाल के लाए हैं उससे बहुत बेहतर है। जंगल राज अगर आप अपराध को लेकर कर रही है तो डेफिनेटली अपराध इज अ बिग कंसर्न। और ये इसके कितने मर्डर्स हुए पिछले एक हफ्ते में, गिन सकते हैं आप? बिल्कुल बहुत हुए हैं, और ये बहुत शर्म की और चिंता की बात है, और ये चिंता मेरी भी है जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूं। So is this government in Bihar a success or a failure? I mean, if you'll ask about in terms of the whole पिछले 20 साल में जो रहा वो मैं जरूर मैं सक्सेस बोलूंगा। बट फिलहाल जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम ध्वस्त हुई है बिहार में, ये एक फेलियर है। लेकिन शुरू तो गवर्नेंस का लॉ एंड ऑर्डर से होता है, बाकी चीजें बाद में आती है। जिंदा रहेंगे तो कुछ खाएंगे, कुछ सबसे पहले सेंस ऑफ सिक्योरिटी ही है। अगर आप वही नहीं दे पा रहे तो फिर कोई मतलब नहीं, और इसके लिए सरकार को गंभीर होना होगा, प्रशासन को गंभीर होना होगा। आपने पहले कहा था कि नीतीश कुमार का सेल्फिश डिजायर है टू बी पीएम, इसीलिए वो अपनी कुर्सी पकड़ कर बैठे हैं। क्या स्थिति बदली है? जिस तरीके से मैं मुख्यमंत्री जी को मेरे प्रधानमंत्री के समक्ष पूरे समर्पण भाव से देखता हूं, वो विश्वास मैं देखता हूं जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और खास तौर पे बिहार के प्रति जो प्रधानमंत्री जी का समर्पण रहा है प्राथमिकता में दिखता है। सामान्य परिस्थिति नहीं है कि एक साल हुए हमारे प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल को शुरू हुए, और इन एक साल में 7 बार प्रधानमंत्री जी बिहार आ चुके हैं। 8वीं बार अभी फिर आने वाले दिनों में उनका कार्यक्रम लगेगा, और इस दौरान लाखों करोड़ों की योजनाओं को उन्होंने बिहार को समर्पित करने का कार्य किया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का भी विश्वास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उतना ही है, और जब उनका विश्वास है तो मेरा भी है। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं उनकी तबीयत को लेकर, बिकॉज हाल ही के कुछ ऐसे एपिसोड्स हैं जहां टेलीविजन पर भी ये दिखा है कि उनके व्यवहार में कहीं ना कहीं कुछ गैप्स हैं। आप क्या कहेंगे? मैं अधिकृत व्यक्ति कतई नहीं हूं उनके व्यक्तिगत विषयों को लेकर टिप्पणी करने के लिए। नहीं, जो बात सही है, मतलब हाउ मच टाइम डू आई स्पेंड विद हिम, बट हाँ जितना मैंने आप हमारी तरह ऑडियंस से देख रहे हैं, हाँ जितना मैंने उनको सार्वजनिक तौर पर उससे ज्यादा मैंने देखा। मैंने उनको प्रधानमंत्री जी के मंच पर घंटों तक देखा है, बैक स्टेज उनके साथ लंबे इंटरेक्शंस मेरे रहे हैं। मुझे कतई ऐसी कोई चिंता नहीं लगती उनकी कार्यशैली को लेकर जिसके लिए हम लोगों को इतनी चर्चा करने की जरूरत हो। विपक्ष जरूर इसको एक मुद्दा बनाने का प्रयास करता है, एक नैरेटिव रचने का प्रयास कर रहा है, बट मैं मानता हूं कि जब आप एक राज्य का नेतृत्व करते हैं आप एक बहुत गंभीर पद पर होते हैं। ऐसे में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर जितनी चर्चा हो रही है, चिंता भी उतनी होती, तो मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको लेकर कोई ना कोई फैसला करते। आप बदल तो नहीं गए कुंभ के मेले में कहीं जैसे क्योंकि 2020 के आपके स्टेटमेंट्स और 2025 के स्टेटमेंट्स में कोई मेल ही नहीं है, या आप बदल गए हैं? देखिए, या तो मैं गठबंधन में नाविका जी आता और या बाहर है, तो मेरे पास विकल्प है ना बाहर रहने का। बट देन इफ यू पावर बड़ी चीज है, रामविलास
पासवान जी, मैं एक रिपोर्टर थी जब मैंने उन्हें कवर किया है, जब वो वाजपेयी जी की सरकार में थे, उससे पहले देवे गौड़ा जी की सरकार में भी, वो हमेशा हर सरकार में रहते उसके थे। बीच में गुजराल साहब की सरकार में भी, हाँ, गुजराल शुरुआत साहब, वीपी सिंह जी की उसके बाद सरकार से, कांग्रेस, मनमोहन सिंह जी की सरकार में, यूपीए की सरकार में भी। और फिर तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भी। तो पासवान जी को हम सब जानते हैं, उन्हें कहा जाता था ही वॉज द वेदर कॉक। किसकी सरकार आने वाली है, वो जब पासवान जी एक अलायंस छोड़ के दूसरी में जाते थे तो लोग बेट लगानी शुरू कर देते थे कि अब उनकी आने वाली है सरकार, क्योंकि उन्हें पहले से खबर हो जाती। अब इसका निष्कर्ष आपने ये निकाला पावर के लिए। आप मुझे बताइए, मेरे नेता, मेरे पिता ने जीवन में कभी भी, बिकॉज आपने उनको इतना जाना भी है, कभी भी उन्होंने पोस्ट पोल अलायंस किए? नहीं, कभी उन्होंने इसलिए समर्थन किया कि अब इसकी सरकार बन जाएगी और मैं मंत्री बन जाऊंगा इसलिए? एक वोट से भी सरकार गिरी थी। अगर जब गिरधर गोमांग की, अगर जब सत्ता अगर इतनी वोट ही आई। आपको प्यारी होती तो उस वक्त आपको जो पद चाहिए था आप ले लेते। वही इल्ज़ाम आपने मुझ पे भी लगाया, उन्हीं का ही खून हूं मैं। अगर ऐसे में सत्ता मेरे लिए भी इतनी ही इम्पोर्टेंट होती नाविका जी, तो 2020 में ही मैं समझौते कर लेता। 2020 में जब मेरे पिता के निधन को कुछ घंटे नहीं बीते थे, मैं पहले चरण की सूची तैयार कर रहा था अकेले चुनाव लड़ने के लिए। मेरे लिए तो सबसे कंफर्टेबल टाइम था ना समझौते करने का, मैं उस वक्त समझौता करता। मैं 2024 में क्यों, मैं 2020 में केंद्र में मंत्री बन जाता। मुझे 15 सीटें दी जानी थी लड़ने के लिए, 15 में से मैं 12-13 सीटें मैं जीतता। उसमें से मेरे 2-3 मंत्री मेरे बिहार में भी बनते। तो अगर सत्ता मुझे इतनी ही प्यारी होती तो मैं तभी बन जाता ना। सत्ता के लिए नहीं, भाजपा के साथ, मेरे भाजपा का जो नेतृत्व कर रहे हैं मेरे प्रधानमंत्री, मैं विचारों के साथ उनके साथ मैं जुड़ता हूं। मैं सहज मानता हूं अपने आप को एनडीए अलायंस में। और उसके बाद 18 जुलाई की तारीख अगर मेरे को ठीक से याद है, 2023 में जब वापस एनडीए का हिस्सा बना और प्रधानमंत्री जी ने मुझे गले लगाया, तो उस दिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा सवाल था कि क्या मैं इन सारी बातों को भूलने के लिए तैयार हूं, या फिर अगर मेरे मुख्यमंत्री जी के साथ उतने ही डिफरेंसेस हैं और उन चीजों को नहीं भुलाया जा सकता, तो बहुत बेहतर है कि मैं फिर अलायंस के बाहर रहूं, अलायंस में रहकर भीतरघात करूं और अलायंस के विरोध में काम करूं। ये गलत सोच होती। तो जब आप गठबंधन, और उसके बाद जब वो स्पेस आपको मिला, भाजपा ने भी वो एक इकोसिस्टम तैयार करके दिया जहां पे मैं अपने सारे कंसर्न्स, अपने अप्रीहेंशंस में खुल के चर्चा कर सकूं, डिस्कस कर सकूं। मैं पूछना चाहती हूँ, इस वक्त एक अलग युद्ध चल रहा है बिहार में, और वो युद्ध है ये जो इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट है। और इस युद्ध में किस तरह के शब्द इस्तेमाल गए हैं, किए गए हैं, आपके सामने भी हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उन्होंने स्टे नहीं किया, लेकिन कल तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि सूत्र और आगे आप जानते ही हैं। आप इस अभियान को क्या समझते हैं? क्या ये अभियान माइनॉरिटी वोटर्स को लिस्ट से बाहर करने का अभियान है, इसीलिए जो ऑपोजिशन कर रहा है वो सही है? पहली बात तो ये एक संवैधानिक संस्था के द्वारा लिया गया एक फैसला है। इस पे इस तरीके की टीका टिप्पणी करना और जिस तरीके से शब्दों की मर्यादा को इसमें खोया गया है, मैं कतई उसको उचित नहीं मानता। जो लोग इस पे सवाल खड़े करते हैं, एक बार मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या हर चुनाव के बाद ये वही लोग नहीं हैं जिन्होंने चुनाव आयोग के पास जाकर शिकायत करने का काम किया था डुप्लीकेसी ऑफ द वोटर लिस्ट को लेकर, वोटर लिस्ट में हो रही गड़बड़ियों को लेकर, धांधलियों को लेकर? क्या हर चुनाव के बाद, लोकसभा के हों, अलग अलग राज्यों में विधानसभा के, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद तो पूरी वोटर लिस्ट को ही लेकर इन्होंने पूरा हंगामा कर दिया था कि इतने फर्जी वोटर बना दिए, इतने ये कर दिए, वो कर दिए। एक तरफ आप शिकायत करते हैं, उसके निवारण के लिए जब थरो रिवीजन किया जाता है उसमें भी आपको दिक्कत होती है। दिक्कत ये हो गई है नाविका जी, खुद तो मेहनत करनी नहीं है, खुद तो इनको पता है कि ये लोग जीतेंगे नहीं। अब उसके बाद ठीकरा किस पे फोड़े अपनी हार का, अब इन्होंने वो नई व्यवस्था तैयार करनी शुरू कर दिया। ईवीएम कब तक चलेगा? अब वो हो गया ईवीएम, अब इनको ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं। अब किसी राज्य के चुनाव के बाद आपको ईवीएम पे ठीकरा फूटता हुआ नहीं दिखता। अब ये वोटर लिस्ट आ गई है, नहीं,
कि अब इतने नए वोटर, फर्जी वोटर ये तैयार कर दिए जाते हैं, वो तैयार कर दिए जाते हैं, तो अब इनको एक नया बहाना मिल गया, नया एजेंडा मिल गया। आप ही बता दीजिए ना क्या करना है फिर? रिवीजन करें, नहीं करें? क्या ये जरूरी नहीं है? मतलब क्या देश में बिना डॉक्यूमेंटेशंस के क्या लोग रहें, बिना नागरिकता उनकी जाने हुए, घुसपैठिए भी आके रह लें, सब आके रह लें? क्या आप उससे ठीक है? लार्ज नंबर्स में बिहार में क्यों नहीं है? आप सीमांचल के एरिया में जाके देख लीजिए, आधार कार्ड, मतलब वहां पे 100% की आबादी है तो वहां पे 123 से 135% तक के आधार कार्ड बने हुए हैं। क्या चल रहा है? ये हो ही रही है ना कहीं घुसपैठियों के साथ। अच्छा, उसके बाद जब तो ये आधार बोलते कार्ड हैं, बनाता कौन है? किसकी गलती है अगर आधार कार्ड जाली बन रहे हैं? तो अगर ये गलती हुई है तो इसको भी तो सुधारना होगा। अगर उसको लेकर अगर रिवीजन हो रहा है, क्योंकि कल को फिर शिकायत तो यही करते हैं ना आके भी। अच्छा, दूसरा, जब ये लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशंस को कि उसमें दिक्कत आ रही है, इनके कार्यकर्ता जमीन पे जाते ही नहीं है। हम लोग के कार्यकर्ता जमीन पर हैं, अगर किसी को दिक्कत होती है हम लोग मदद करते हैं। अगर बीएलओ एक लिस्ट बना रहा है तो हर राजनीतिक दल का एक बीएलए भी होता है। हम लोग बूथ लेवल एजेंट्स अपॉइंट करते हैं। तो क्या 1.5 सिर्फ लाख के करीब हैं भैया। बिल्कुल। तो हम लोग सिर्फ वो चुनाव के लिए अपॉइंट करती है पार्टी? जहां पे बीएलओ सरकार इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करके भेजता है, तो बीएलए हम लोग भी तो अपॉइंट करते हैं। वो करते हैं ना मदद, वो करेंगे मदद। बट ऐसे में सिर्फ वो एक हवा खड़ा करना, एक नैरेटिव खड़ा करना है, ताकि जैसे ही चुनाव ये लोग हारेंगे नवंबर में, सीधा बोल देंगे, देखा हमने तो कहा था। आपको पहले से पता है? ऑफ कोर्स, जमीन पे रहता हूं, लोगों से निरंतरता में इंटरेक्ट करता हूं, पल्स तो समझ ही सकता हूं, मौसम वैज्ञानिक का बेटा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप हैं। और who knows, you might have a second innings of predicting the weather in elections. But is this NRC through the back door? बैकडोर से अगर करना भी होगा तो क्यों करेंगे बैकडोर से? एनआरसी को लेकर सरकार ने अपनी बातों को, अपनी मंशा को जाहिर स्पष्ट तौर पे रखा है। ऐसे में ये माध्यम क्यों अपनाया जाएगा? क्यों नहीं अपनाया जाएगा? क्योंकि पहले शोर मच गया था, अब ये तरीका है। शोर सीए को लेके भी मचा था नाविका जी, दोनों चीजें एक साथ हुई थी। पहले तो मुझे उसी का ही जवाब दे दें। जब मैं फॉल्स नैरेटिव की बात करता हूं, मैं एक एक करके अब आपको इनके फॉल्स नैरेटिव, क्या हो गया सीए में, कितनों की नागरिकता छीन ली गई। उस वक्त ऐसा हो हल्ला, आगजनी का माहौल देश भर में बना दिया गया था, जैसे पता नहीं क्या नहीं हो जाएगा सीए को लेकर। कितनों की नागरिकता छीन ली गई। हम लोग कह के थक गए, गला बैठ गया सदन में, मैं चिल्ला के थक गया कि नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। बट मुसलमानों के बीच में ऐसा भ्रम फैला दिया गया, क्यों? क्योंकि उसमें मुसलमान नाम नहीं था। ये किसी को नहीं बताया गया कि उन देशों को के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान है, तो कैसे मुसलमानों का नाम उसमें जोड़ा जाए। बट आगजनी का माहौल, दिल्ली में शाहीन बाग, कहां क्या क्या नहीं किया गया। क्या हो गया? अब इतने साल बीत गए, ये भी भूल गए, सब भूल गए। इसी तरीके से एनआरसी को लेके एक फॉल्स नैरेटिव, पूरी लोकसभा का चुनाव फॉल्स नैरेटिव पे लड़ा गया कि मोदी सरकार आएगी, तीसरे कार्यकाल में संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। आज 1 साल हो गया हम लोग की सरकार बने, किसका आरक्षण छीन लिया गया? कौन से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई? और जिन्होंने खुद संविधान की हत्या की सन 75 में आपातकाल लगाकर, जिन्होंने संविधान को सही मायनों में बदलने का काम किया, संविधान की प्रस्तावना तक को बदलने का काम किया, उसमें शब्द जोड़ने का काम किया, जिन्होंने मूल स्वरूप जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था उसको बदलने का काम किया, वो भी एक डिक्टेटरशिप के माध्यम से। और आप इल्जाम हम पर लगाते हैं कि हम संविधान, तो आप चाहते हैं कि सेक्युलर और सोशलिस्ट हट जाए कॉन्स्टिट्यूशन? मैं कतई मेरिट्स ऑफ द वर्ड पे नहीं जाऊंगा, बट मैं प्रोसेस पे जाऊंगा, मैं उस बदलाव पे जाऊंगा। मेरा विश्वास डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान पर है, पीरियड, बात खत्म। क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में इन शब्दों के ऊपर चर्चा नहीं की? आप पढ़िए, आप उस डिबेट को देखिए, आप उस डिबेट को, क्या इन शब्दों के ऊपर चर्चा नहीं हुई? बट अगर उसके बाद नहीं रखा गया तो नहीं रखा गया था। मैं अगेन मेरिट्स ऑफ द वर्ड पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो सीधा सोच के साथ जुड़ता है। मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं उस फैसले पर जा रहा हूं कि कैसे आप प्रस्तावना को, जो कि आत्मा है, कैसे बदल सकते हैं। आपकी पार्टी भी कहा जाता है, और पासवान जी के समय से ये कहा जाता था कि दलित और माइनॉरिटी वोटर्स आपके ज्यादा सपोर्टर्स हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो इस वक्त SIR जो वोटर लिस्ट की कार्रवाई है वो अगेंस्ट माइनॉरिटीज होगी?
आई डोंट अंडरस्टैंड दैट हर चीज में अगेंस्ट माइनॉरिटी ही क्यों चीजें चली जाती हैं। मेरी बिल्कुल समझ के परे हर चीज को हम लोग, और माइनॉरिटीज में भी सीधा मुसलमानों को टारगेट कर दिया जाएगा। ये हो रहा है तो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, ये हो रहा है तो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। पहली बात तो मुझे ये बता दे, तथाकथित जितने प्रेमी बैठे हैं मुसलमानों के, इन्होंने क्या कर दिया मुसलमानों के लिए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी उससे पहले लंबे समय तक केंद्र और मेरे बिहार में कौन सत्ता में था? क्या ये लोग सत्ता में नहीं थे? तो क्यों उसमें मुसलमानों के हालात को इतना बदतर बताया गया? क्यों उसमें मुसलमानों को लेकर इतनी चिंताएं जताई गई? आप ही बता दीजिए ना। कांग्रेस मुसलमानों की इतनी राबड़ी देवी जी ने तो इतनी चिंता जताई है, उन्होंने ताजिए को बिल्कुल वो करती हैं, हर बार करती हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। बट बता दीजिए क्यों फिर मेरे प्रदेश में मुसलमानों के हालात ऐसे हैं? 15 साल तक निरंतरता में किसकी सरकार रही? भाई आप लोगों की सरकार रही ना। और जिस समीकरण को बनाकर आप चलते हैं, एमवाई समीकरण को, जो जातीयता और सांप्रदायिकता के ऊपर आधारित है, उस समीकरण के लिए आपने क्या कर दिया? टेल मी व्हाट हैव यू डन फॉर एम? फॉरगेट अबाउट एम, व्हाट हैव यू पर डन फॉर उन्होंने वाई? फोर्स तो कर दिया एनडीए को। सरकार ने अब कास्ट एन्यूमरेशन की सेंसस डिक्लेयर कर दी। बिहार चुनाव पास में था इसलिए करनी पड़ी ना। करनी पड़ी नहीं, ये एज एन एलाय हम सबकी भी ये विश थी, हम सब ये चाहते थे। मेरा तो उस वक्त बीजेपी के साथ डिफरेंस ही इन 2-3 विषयों को लेकर दिखाया जाता था कि कास्ट सेंसस चिराग चाहते हैं, बीजेपी नहीं चाहती। बट ये फिर वही व्यवस्था है जहां गठबंधन के भीतर हम लोग बैठे, चर्चा हुई, बताया गया, हनुमान जी की बात राम जी ने सुन ली। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार होंगे? Chirag Paswan doesn't have chief ministerial ambitions? I like the way you provoke. Provoke? It's a simple question. फिलहाल जब वैकेंसी ही नहीं है तो इन चीजों पे माथापच्ची करने तो का फिर कोई 243 सीटें लड़नी क्यों है? क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? 243 लड़के ही जब तो आपने जीतेंगे। बनना ही नहीं मुख्यमंत्री, जब वो अरे सरकार तो अपनी बनानी है। अलग लड़के, किसने कहा और कब कहा? आपने कहा 243 सीट्स तो तभी 243 सीट पे पूरा का पूरा गठबंधन, एनडीए का हर एक प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, जीतेगा। तो आप अलग नहीं लड़ेंगे? ये तो मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में ही स्पष्ट कहा। और आप खुद लड़ेंगे? कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे? हाजीपुर हैज ऑलवेज बीन रामविलास पासवान जी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां से ही लड़ेंगे? कोई और आपने? ये तमाम चीजों पे जैसे मैंने कहा कि पार्टी इज वर्किंग ऑन दिस कि कौन सा। अरे बाबा, आई आल्सो नीड अ फीडबैक फ्रॉम द पार्टी ना। नहीं, बट आप तो स्ट्रेट टॉकिंग यंग फेस ऑफ और मैं जैसे ही सीट, डोंट बी अ क्विंटेसेंशियल पॉलिटिशियन एंड you know, बल्कि avoid answering questions. अरे बाबा, the minute I'll have an answer, I'll give it to you. So what is your thought? What is your thought? No, there's a very interesting. You can say that there will be deliberation, but what is Chirag Paswan's thinking and vision? My thinking is that yes, I want to contest election. Also, there's a very Which very constituency? interesting proposal that has come my way कि मुझे किसी जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए. So that is also something which I am very strongly considering. Very soon. बता दीजिए बाबा, of course I'll tell you. 2-3 ऑप्शंस तो दे दीजिए कि जहां आप सोच रहे हैं कि ये हो सकता There are है. multiple options. हम लोगों ने शुरुआत की थी. There is a series of rallies that I am doing in Bihar, जहाँ पे बिहार के 4-5 जिलों का एक संभाग बना के वहाँ पे हम लोग सभाएं कर रहे हैं. शुरुआत हम लोगों ने शाहबाद के इलाके से की. आरा में मेरी पहली बड़ी सभा थी. So that area can also be one of the areas. फिर हम लोग नालंदा गए, राजगीर में हम लोगों ने बहुत बड़ी सभा की. उसके बाद छपरा में हम लोग का कार्यक्रम था. अभी 19 तारीख को मुंगेर में हम लोग एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं. फिर गया जी में 26 तारीख को. So one after the other. So एक बार I think I'll complete this course. I'll be in a better position. 5 साल बाद कोई नहीं कोर्स डिसाइड करता. ड्यूरिंग द लास्ट Just 5 5 years, weeks. Just 5 weeks. लास्ट 5 years में आपने सोचा होगा कि इन 2-3 जगह में से एक मैं चुनूंगा. Yes. वो 2-3 जगग कौन सी? नहीं, मैं डायरेक्ट पूछ. Let it cook a little more in my brain ज्यादा before. गल जाएगी तो दाल अच्छी नहीं लगती है. मैं तो नमक को नहीं तो नमक को तो इतना कुक करने की वैसे ही जरूरत नहीं पड़ती होती है. वो तो ठंडे पानी में भी घुल जाता है. सही. हाँ, तो बता दीजिए कौन से. मैं जरूर बताऊंगा नाविका जी. बट चिराग इट्स जस्ट दैट कि मुझे थोड़ी सी अभी चर्चाएं और करनी. फ्रैंकली स्पीकिंग है शो का नाम.
Yes, of course. फ्रैंक नहीं है आप, अरे इसकी absolutely रिपोर्ट कार्ड आएगी frank. तो कहीं फेल ना हो जाए। Absolutely frank. It's just that I don't want to say anything which eventually might not be right. पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, आप में और तेजस्वी यादव में क्या फर्क है? वो भी एक फैमिली एंटरप्राइज पार्टी है, आप भी एक फैमिली एंटरप्राइज पार्टी हैं। बोथ योर फादर्स वर द ओरिजिनल पीपल इन पॉलिटिक्स, उसके बाद द सन्स हैव फॉलोड देम। दोनों परिवारवाद के फ्लैग बेयरर्स के हैं। फ्लैग बेयरर्स हैं। हाँ, अगर ये सिमिलैरिटीज आप देखेंगे तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये तो सारी सिमिलैरिटीज फर्क हैं। फर्क हम दोनों की सोच में है, कार्यशैली में है। अगर इफ यू डोंट बॉइल डाउन एवरीथिंग जस्ट टू बीइंग नेपो किड्स, और मैं ये मानता हूँ, मैं ईमानदारी से मानता हूँ नाविका जी कि किसी बड़े व्यक्तित्व का बेटा या बेटी होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य आपको मौके, अपॉर्चुनिटीज देता है। आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम द फैक्ट, जो शायद बाकियों को उतनी आसानी से नहीं मिलते, बट देन उन अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट करना, ये आपकी काबिलियत पे होता है। अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो आप आगे बढ़ेंगे, आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और इतिहास गवाह रहा है, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बच्चों को हम लोग नहीं जानते आज की तारीख में। क्यों? क्योंकि वो आगे कुछ कर नहीं पाए, संभवतः उनमें वो काबिलियत नहीं थी। ऐसे में जब आपने मेरा और मेरे छोटे भाई का जिक्र किया, दोनों की सोच में मुझे एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। आई स्टिल थिंक दैट माय यंगर ब्रदर तेजस्वी, वो अभी भी बहुत कंजर्वेटिव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स करते हैं। वो अभी भी बहुत जात पात, धर्म, मजहब की, मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूँ। मैं बिहार में अमीरी गरीबी के गैप को मैं ज़्यादा देखता हूँ। मेरे लिए चिंता उन गरीबों को लेकर होती है जो और गरीब होते जा रहे हैं। मेरे लिए चिंता उन पलायन किए हुए बिहारियों की होती है जो 2-2, 3-3 पीढ़ी से बिहार से बाहर रहने को मजबूर हैं। पलायन रोकना तो एक तरफ की बात है, मैं रिवर्स माइग्रेशन की सोच के साथ में आगे बढ़ता हूँ। मेरे पास एक क्लियर विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। आप बिहार की कोई एक समस्या मुझे बताएं, मैं आपको उसके समाधान में बताऊंगा, क्योंकि मैंने इतना काम किया है बिहार की समस्या पे, बाढ़ सुखाड़ की हो, रेवेन्यू जनरेशन की हो, किसानों की लेकर हो, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर हो। आई हैव वर्कड ऑन दीज डिटेल्स कंसर्निंग द डिफिकल्टीज एड्रेस बाय बिहार एंड बिहारीज। तो ये सोच का फर्क है। तेजस्वी जी में मुझे अभी भी आप दिखता जिस है सरकार कि को सपोर्ट कर रहे हैं पिछले 15 सालों से, तो वही सरकार है, तो ये सब डिलीवर ही नहीं कर पाई, नहीं कर पाई। तो अब आप इसका क्यों भी मैं सपोर्ट कारण कर रहे हो? बताता हूँ, इसका भी मैं कारण बताता हूँ। आज जब मेरे प्रधानमंत्री बोलते हैं, शुरू में नहीं इतना समझ में आता था, पर आज समझ में आता है डबल इंजन की सरकार के लाभ क्या होते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम लोगों को पिछले देखने 11 को साल मिला। से डबल इंजन है। नहीं बाबा, 11 साल से कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है। हम लोग के बिहार की आयरनी ही यही रही है कि हम लोगों के बिहार में विरोधाभास की सरकारें नहीं हैं। जब केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी तो बिहार में एनडीए की सरकार थी। 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी, जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तो 2005 से लेकर 2014 तक केंद्र में यूपीए की सरकार और बिहार में एनडीए की सरकार। जैसे ही केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो 2015 में मुख्यमंत्री जी राजद के साथ जाके महागठबंधन की सरकार बन गई। तो ऐसे में वो विरोधाभास की सरकारें ऑन अ स्ट्रेच 27 साल तक मेरे राज्य में विरोधाभास की सरकारें थी। अब उसमें होता क्या, केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य सरकार धरातल पर नहीं उतारती, राज्य सरकार की परियोजनाओं को केंद्र सरकार स्वीकृति नहीं देती। अब लाभ मैं आपको बताता हूं। एक साल में जब मैंने कहा कि 7 बार मेरे प्रधानमंत्री, 7 बार मेरे तो आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ। तो आप कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपोजिशन स्टेट्स को न्याय नहीं देती? मैंने इस बात का अनुभव यूपीए की सरकार के दौरान मैंने जरूर किया है। वो 10 साल जब बिहार में एनडीए की सरकार थी और जब हम लोग मांग करते थे, और जब केंद्र में जब एनडीए की सरकार आई है, तो मैंने देखा है उसका लाभ। और अब तो जब दोनों जगह एक सोच वाली सरकारें हैं, देखिए लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का, और फेडरल स्ट्रक्चर में ये विरोधाभास होते हैं। जहां पे केंद्र में अगर कोई दूसरी सरकार है, राज्य में दूसरी सरकार है, वो विरोधाभास कई बार राज्य सरकारें, अब आयुष्मान जैसी योजना कई राज्यों में, बंगाल वगैरह राज्यों में कितनी ऐसी केंद्र की योजनाएं जिनको नहीं लागू किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपका केंद्र के साथ शुरू हो जाता है। बिल्कुल नेचुरल है। इट हैपेंस, या नेचुरली इट हैपेंस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट तेज प्रताप? आई मीन अगेन माय यंगर ब्रदर एंड सब आपके भाई हैं। अब रिश्ता तो है ही, मैं क्या करूं? उस परिवार के साथ वो संबंध तो पुराने रहे। पापा जी, लालू जी एक
साथ काम किए हैं, समकक्ष रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, एक दूसरे के साथी रहे हैं, तो वो रिश्ता उस वो नाते रिगार्ड है। करते हैं आपको? हाँ, वो परिवार आपका रिगार्ड करता है? मैं ज़रूर ये मानना चाहूँगा, मेरे लिए लालू जी बहुत आदरणीय है, राबड़ी जी मेरी माँ है, मैंने हमेशा इस बात को माना है। उस नाते वो रिश्ता उस परिवार के साथ है। पर तेज प्रताप को अब परिवार से बाहर निकाल दिया गया है। मैं कतई इस पे कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा, बिकॉज एक तो एक्सट्रीमली उनका फैमिली मैटर है एंड उनका बहुत इंटरनल अपना पर्सनल मैटर है। आई विल नॉट से एनीथिंग ऑन दिस। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर हैं बिहार के चुनाव में। आपको लगता है कि ये पहली बार ऐसा होगा कि त्रिकोणीय कॉम्बैट होगा वहां पर बिहार में और प्रशांत किशोर फैक्टर बनेंगे? जितना मैं बिहार और बिहारियों को मैं समझ पाया हूँ और साथ ही में मैं पर्सनल अनुभव भी इसमें डालूंगा, क्योंकि 2020 में कहीं ना कहीं मैं इस भूमिका में था और मैं ये मानता हूँ कि इवेंचुअली जब वोटिंग का दिन करीब आता है और मतदान हो रहा होता है तो चुनाव बाइपोलर हो जाता है। बिहार में मैंने इस बात को मैंने अनुभव किया है। बिहार और बिहारी इतने जागरूक हैं और अपना मत वो कतई बर्बाद नहीं होने देना चाहते, तो इवेंचुअली चुनाव बाइपोलर हो जाता है। हैविंग सेड दैट, प्रशांत जी मेरे पुराने और करीबी मित्रों में से एक हैं और जिस तरीके की सोच के साथ वो राजनीति में आए हैं, मैं उसका जरूर स्वागत करता हूँ। अगेन देयर समबडी हु इज टॉकिंग बियॉन्ड द कास्ट लाइंस एंड रीजन एंड रिलीजनल लाइंस, सो विच इज वेरी वेलकमिंग। मैं पूछना चाहती हूँ, तेजस्वी जी आपके भाई कह रहे हैं कि बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। यू बिलीव? 15 साल ब्रदरहुड आल्सो हैज इट्स लिमिटेशन। 15 साल उनके परिवार के पास ही बिहार था। बोथ हिज पेरेंट्स हैड द अपॉर्चुनिटी टू गवर्न द स्टेट, और अगर वो उस वक्त चाहते इस सोच को वो धरातल पर उतार सकते थे। तकलीफ मुझे इस बात की है कि उस वक्त उन्होंने नौकरियों के बदले ज़मीन लेने का काम किया। बड़े से बड़े घोटाले जिसको लेके आज भी देश शर्मिंदा होता है, ऐसे घोटालों का जिक्र जिसके साथ मेरे राज्य का नाम जुड़ा। तो ऐसे में अगर आप ये सोच रखते हैं, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। जब तक आप बड़ी सोच नहीं रखेंगे तो आप कैसे उसको अचीव करेंगे? बट फिर रोड मैप क्या है आपके पास? कैसे आप वहां तक पहुंचेंगे? क्या है आपके पास बिहार में रेवेन्यू जनरेशन करने की सोच, या प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए पर कैपिटा इनकम कैसे आप इंक्रीज करेंगे? इन सब चीज़ों को लेके, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके या बेटर एजुकेशन सिस्टम को लेके क्या पॉलिसीज हैं, किन चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं, ये तो आपने कभी आज तक साझा किया ही नहीं। तो आप कह रहे हैं कि मतलब ये स्कॉटलैंड का जो ख्वाब है ये दूर का ख्वाब है। ये लोग पूरा कर पाएंगे उसमें मुझे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो आप आए, आपकी सरकार आएगी वापस, तो आपने कौन सा स्कॉटलैंड बना दिया है? मैं तो अभी तक आया ही नहीं हूँ। एनडीए की? हाँ, एनडीए की सरकार, अगर उसमें मेरा एक मजबूत समर्थन रहा, जब मैं समर्थन की बात करता हूँ मैं पॉलिसी मेकिंग और मैं उनकी मैं बात करता हूँ कि अगर मैं उस प्रणाली का अगर मैं मजबूत मैं हिस्सा रहा, तो जिस बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो यकीनन आपको बिहार दुनिया का इस राज्य उस राज्य से या इस शहर उस शहर से मिलता हुआ राज्य मैं नहीं बोलूँगा, और मैं इतना मैं जरूर बोलूँगा कि देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पे लाके बिहार को जरूर खड़ा कर दूंगा, ये वादा करता हूं। अगर इंडिया अलायंस जीतती है और तेजस्वी बनते हैं, आप खुश होंगे? भाई हैं आपके। नीतीश कुमार, एसेट और लायबिलिटी? एसेट, 100% एसेट। आप लोकसभा एमपी और डेप्यूटी सीएम बिहार, इफ नॉट सीएम? माना जाता है और हर भाषा की एक अपनी खूबसूरती है। मैं अगर आपकी भाषा का सम्मान करता हूं, आप भी मेरी भाषा का सम्मान कीजिए। भाषाओं को एक दूसरे पे थोपना मैं कतई इस बात का मैं पक्षधर नहीं रहा हूं। आप अपनी मातृभाषा में बोलिए, आप अपनी कर्म भूमि की भाषा में बोलिए, आपको कोई और भाषा आती है जिसमें आपको अच्छा लगता है, ये भारतीय भाषाओं की खूबसूरती रही है। और मैं मानता हूं कि भाषाएं सहेलियों की तरह हैं, एक दूसरे के साथ हंस बोलकर खिलखिलाकर आगे बढ़ सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, और ये करने का मौका दिया जाना चाहिए।
भारत में कोई ऐसी ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। भारत का संविधान हम लोग को इजाजत देता है किसी भी राज्य में जाकर रहने की, किसी भी राज्य में जाकर काम करने की। ऐसे में वहां के क्षेत्रीय दल नेताओं के द्वारा जब राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, ये सिर्फ विवाद बढ़ाएगा, ये सिर्फ फ्रिक्शन क्रिएट करेगा और इसके इतने रिपरकशंस होंगे जिसको शायद कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये एक पॉलिटिकल टूल है। आप तो मुंबई में रह चुके हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट रह चुके हैं, वहां लोग ऐसा सोचते हैं? कतई नहीं सोचते कोई। ये सिर्फ पॉलिटिकली ड्रिवन है, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसके तहत जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक जमीन खोई हुई है वो अपनी जमीन को हासिल करना चाहते हैं। सिर्फ इस सोच के साथ ये किया जा रहा है। बट तकलीफ इस बात की है, क्योंकि अभी कल परसों मैं सोशल मीडिया में एक वीडियो देख रहा था, समबडी लिविंग इन यूपी, वो मराठी लड़का था, अब उसको फोर्स कर रहे हैं कि आप भोजपुरी बोलो। बंगाल में रहने वाले को, पंजाब में, हाँ आप बोल सकते हैं? आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट बट हाँ बताओ कुछ भी प्रभु आगे कतई मुझे ऐसे उसमें हॉटस्पॉट में मत डाले। नहीं थोड़ी सी हम लोग भाषा विवाद का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। हाँ तो नहीं, भोजपुरी बिहार में लोग आपको सुनना चाहेंगे कि चिराग पासवान भोजपुरी। बिहार में सब कुछ ठीक है बा, अब इसके आगे जो पूछना पूछिए। पंजाबी आती? बोल लेता हूँ थोड़ी बहुत। कैसी? माय मदर्स पंजाबी ना, इसलिए पूछ रही हूँ कि कितनी चंगी आंदी है? माड़ी मोटी। माड़ी मोटी। सो हिंदी एंड इंग्लिश। हाँ ओके, लेट मी। बट देन अगेन दिस इज वेयर माय क्वेश्चन इज कि अगर आप जब बात करते हैं कि भाषा कोई दूसरी थोपी जाएगी आपके ऊपर, तो आपकी आइडेंटिटी को डाइल्यूट किया जा रहा है। मेरी ये समझ के परे कि कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखने से आपकी आइडेंटिटी डाइल्यूट नहीं होती, बट वहीं कोई भारतीय दूसरी भाषा अगर आप सीख लेंगे तो आपकी आइडेंटिटी डाइल्यूट हो जाएगी। नोइंग इंग्लिश इज एब्सोल्युटली फाइन, बट नोइंग अनदर इंडियन लैंग्वेज विद इंडियन ओरिजिन, वो ठीक नहीं है। ये सोच ही गलत है। खुद पे हो यकीन तो क्यों कोई हमारी आइडेंटिटी छीन लेगा। लेकिन आप पर एक इल्जाम लगाया है प्रशांत किशोर ने, और वो कहा है कि अशोक चौधरी ने आपको ब्राइब देकर अपनी बेटी के लिए, जो अब आपकी पार्टी की एमपी हैं, शंभवी, ब्राइट गर्ल आई मस्ट से, ब्राइब देकर आपको फोर्स किया। अब उनका अशोक जी के साथ क्या व्यक्तिगत विवाद है मुझे नहीं पता। आई डोंट वांट टू बी अ पार्टी इन दिस। आई एम एक्सट्रीमली फोकस नाविका जी अपने कार्यों को लेकर, और मैं कतई बिना सर पैर की बातों में। आपके पास प्रूफ है, प्रूफ कीजिए ना। नहीं है तो केस आपके खिलाफ वो कर ही चुके हैं, आप साबित कीजिए। वाई आर यू मेकिंग मी अ पार्टी इन समथिंग विच यू डोंट इवन हैव डॉक्यूमेंट्स टू वैलिडेट, ऑथेंटिकेटेड। घूस के तो वैसे कभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो फिर बिना सर पैर की बातों को तो मैं भी 10 खड़ी कर सकता हूँ, कोई मायने नहीं है ना। एक रैपिड फायर राउंड करते मैं बहुत बुरा हूँ इस पे, कतई ना करें मेरे साथ। नहीं, मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ। आप लोकसभा एमपी और डेप्यूटी सीएम बिहार, इफ नॉट सीएम। Chirag Paswan will never be the deputy CM of Bihar. Somebody from my party will be the deputy CM. So you play for the big role. शब्दों के मायने खुद निकाल लिए जाएंगे, रीडिंग बिटवीन द लाइन खुद कर ली जाएगी। ओके, नीतीश कुमार, एसेट और लायबिलिटी? एसेट, 100% एसेट। जिस व्यक्ति के पास इतना अनुभव हो, वो एसेट के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। बदल गया ये कुंभ में। Who is the big brother, JDU or BJP? There are no big brothers. Everybody is a brother. हर किसी के सहयोग से ही हम लोग लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। दाल कंप्लीट करने के लिए सब चीज की जरूरत है, कोई भी मसाला मिसिंग होगा तो स्वाद नहीं आएगा। लॉ एंड ऑर्डर अंडर नीतीश कुमार, पास के फेल? मैं इसको एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करूंगा, बट हाँ इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। पास फेल दो ऑप्शंस हैं। फिलहाल फेल। Which of these can play vote cutters for JDU? AIMIM, your party और जन सुराज? Vote cutters for JDU? JDU, BJP?
I think इस भूमिका में तो I performed well in 2020. बट अगर आप इस तरफ हों तो फिर कौन? AIMIM के जनसुराज? I think Jan Swaraj will do better. काटेगी वोट्स? They'll perform well. वोट किसका काटेंगे? But I think एक परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं. तो आपने सुना होगा प्रशांत किशोर ने कहा है या अर्श पे या फर्श पे. तो आपको क्या लग रहा है, अर्श पे के फर्श पे? फिलहाल तो आई थिंक अर्श तक जाना मुश्किल ही लग रहा है. Who are the biggest faces in बिहार जिनके बीच में ये लड़ाई होगी इस बार? लड़ाई सीएम को लेकर अभी तो ऑब्वियस है. आई थिंक महागठबंधन की तरफ से माय यंगर ब्रदर वो आ रहे हैं और इधर से मुख्यमंत्री जी हैं ही. सम्राट चौधरी का कोई नंबर नहीं है? मुझे नहीं लगता कि इस बार एनडीए की तरफ से कोई और चेहरे का स्कोप है. सबसे बड़ा इशू क्या है बिहार में? अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, इलिटरेसी, लॉ एंड ऑर्डर? मैं मानता हूं ये सारे कलेक्टिव हैं. मतलब जब आप एक विकसित बिहार की बात करते हैं आप आइसोलेशन में किसी एक विषय को नहीं ले सकते. बट अगर मुझे कोई एक जवाब देना ही है, जो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगा वो एजुकेशन होगा. मैं मानता हूं कि जब तक बिहार में शिक्षा नहीं आएगी, जब तक बिहारी शिक्षित नहीं होंगे, वी विल नॉट बी एबल टू अचीव आवर टारगेट. मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन है वो नेसेसरी है या डिवाइसिव है? नेसेसरी है. अगर इंडिया अलायंस जीतती है और तेजस्वी बनते हैं, आप खुश होंगे? भाई हैं आपके? व्यक्तिगत तौर पे शायद बिल्कुल कि छोटा भाई उस पद पर अगर जाता है. बट देन लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जिस गठबंधन का हिस्सा हूं, मैं मैनिफेस्टेशंस में बहुत बिलीव करता हूं. तो मैं रत्ती भर भी मैं आउट इन द यूनिवर्स कोई ऐसी चीज नहीं दूंगा जो मैं होते हुए नहीं देखना चाहूं. सो आई नो आवर अलायंस इज विनिंग. अच्छा, मैनिफेस्टेशन. तो फिर मुझे ये बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द यंग लीडर ऑफ इंडिया, राहुल गांधी? मेहनत कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं. बट मेहनत भी दो तरीके की होती है. एक तो दिन भर आप दीवार को धक्का देते रहें, वो भी एक मेहनत ही है. अगर उस मेहनत का कोई आउटकम नहीं निकल रहा, जो कि एक लंबे समय से देखा गया है, नहीं निकल पा रहा है. ही इज ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो, बट देन स्टिल लोग अगर नहीं आप पे वो विश्वास कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हो रही है, कुछ तो कमी हो रही है. और दिक्कत कांग्रेस पार्टी के साथ, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो यही है कि ये लोग आत्ममंथन नहीं करते. जितना समय आप बहाने तैयार करने में या जितना समय आप एक शील्ड तैयार करने में आप लगाते हैं, उसका अगर 10% समय भी आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पे लगा लें कि भाई कहाँ गलत जा रहे हैं, लोकसभा के ये परिणाम क्यों आए, विधानसभा में ऐसा क्यों हुआ, हम क्यों हरियाणा जैसा राज्य एक तरफा लहर के बाद अगर हम लोग हार रहे हैं, ये सारी चीजों के ऊपर बैठ के आत्ममंथन करने की जरूरत है, जो ये लोग नहीं करते हैं. और मुझे लगता है यही कारण है कि कांग्रेस, राहुल गांधी से मतलब ऐसी इन सब चीजों को लेकर तो नहीं. पड़ोसी हम लोग लंबे समय से रहे. मेरे पिछले घर में भी वही पड़ोसी थे. अभी नए घर में जहाँ पे शिफ्ट करूंगा वहां पे भी वही पड़ोसी. 12 जनपद और 10 जनपद. हाँ, 12 जनपद 10 जनपद. अब मैं सुनहरी बाग में हूँ तो यहाँ पे भी राहुल जी पड़ोसी में. तो आपका पड़ोसियों का रिश्ता है? पड़ोसियों का रिश्ता है. अच्छा. पर एक दूसरे के घर दाल नहीं भिजवाते. नहीं भिजवाते. लास्ट क्वेश्चन. चिराग पासवान द पॉलिटिशियन, चिराग पासवान द फिल्म अभिनेता? Are you serious asking me this question? मिस करते हैं? Such an obvious answer. Nobody ever related to me as an actor. I was such a disaster there. Why would I miss something which I've never achieved in life? But so refreshing to hear somebody talk about their failures also so freely. Shows वो कहते हैं ना, पांव जमीन पर रहने चाहिए. और आत्ममंथन जिसके आपने बात की. चिराग पासवान, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू. लेकिन बहुत से सवालों को आपने डॉज किया है. उम्मीद करती हूँ कि I'll be a little more frank next time, I promise. चलिए, we'll wait for that. Some more time to pass and more fireworks to happen. Thank you very much. Thank you.
the biggest news break of the day. Exclusives that set the primetime agenda. Bringing you stories that matter, news breaks that shake up the system. Join us for the biggest revelation on Blueprint Exclusive weekdays at 6 p.m. only on Times Now. I carve the news blueprint of the day, one that chases the news course